गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज से लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक तरीके से परीक्षा स्पेशल क्लासेस की सीरीज़। और इसके अंतर्गत अभी बोर्ड एग्ज़ाम को के मद्देनज़र मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोट्स और प्रश्न उत्तर करवाऊँगा। तो आज उसका जाना भाग अध्याय 1 का भाग 1 है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राष्ट्रीय आय एवं संबद्ध समाहार, मतलब राष्ट्रीय आय जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल इनकम। आखिर नेशनल इनकम होता क्या है अब, और उससे संबंधित समाहार। समाहार मतलब उस पर डिपेंडेंट जो बातें होती है, उस पर निर्भर जो और बातें होती है वो क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको आगे जानने से पहले, आखिर राष्ट्रीय आय के बारे में जानने से पहले आपको ये इससे संबंधित कुछ इस शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उससे आपको पता होनी चाहिए कि आखिर उस शब्द का वास्तविक में क्या मतलब है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सबसे मेरा अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। इससे आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे नियमित तरीके से आप सभी को वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, तो जिसमें कि पहला टॉपिक है हमारा उपभोक्ता वस्तुएं। वे अंतिम वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं। अब अंतिम वस्तुएं हैं, तो अब अंतिम वस्तुएं सबसे पहले हम जानते हैं क्या है, फिर उसके बाद ये पूरी परिभाषा समझ में आएगी। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपभोग व निवेश के लिए उपलब्ध होती है, यानी कि या तो आपको कंजम्पशन करने के लिए यानी कि उपयोग के लिए आपके पास है उपलब्ध, या फिर उसको इन्वेस्ट करने के लिए यानी कि निवेश करने के लिए, कहीं पर लगाने के लिए उपलब्ध होती है। ये फिर से विक्रय के लिए या उसकी मूल्य वृद्धि के लिए नहीं होती। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई भी एक बिस्किट ले लीजिए, जैसे कि गुड डे की बिस्किट है, गुड डे बिस्किट है। गुड डे बिस्किट कंपनी में बनी और वहाँ पे ये जाना 4 रुपये इसकी लागत आई। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के ओनर ने, कि उस 4 रुपये की बिस्कुट को जैन स्टॉकिस्ट को दिया, 1 रुपये अपना मुनाफा लेके 5 रुपये में। और इन्होंने क्या किया कि आगे दिया 1 रुपये और मुनाफा लेके 6 रुपये में। और फिर ये आगे 7 रुपये में पहुंचा, फिर 8 रुपये में रिटेलर के पास मतलब होलसेलर के पास आया, और इन्होंने 8.5 या 9 रुपये में इन्होंने क्या किया, रिटेलर को दिया। और फिर रिटेलर ने हम तक पहुंचाया 10 रुपये में। अब क्या है कि अब हम उस बिस्कुट को उपयोग करते हैं। और चूँकि यदि अगर हम ये रिटेलर के फॉर्म में है, यानी कि अगर हमने खुदरा विक्रेता की तरह बिस्कुट खरीद के फिर से बेचा है, तो तब वो अंतिम वस्तुएं नहीं होगी, वो मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको उपयोग कर रहे हैं। अभी बिस्कुट को अगर हम खाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, अंतिम वस्तुएं हो गई। तो उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई सभी वस्तुएं व सेवाएं अंतिम वस्तुएं होती है। अब समझते हैं उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है। तो वे अंतिम वस्तुएं आपको समझ में आ गई, जिसका उपयोग करते हैं या फिर निवेश करते हैं। और सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता वस्तुएं हैं। मतलब उपभोक्ता द्वारा जो खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कहीं ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप उस सेवाएं लेते हैं, टीचिंग की सेवाएं लेते हैं और उसके बदले में फीस पे करते हैं। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, सेवाओं को खरीदना हो गया। अब आगे देखिए, अगला है पूंजीगत वस्तुएं। ये ऐसी अंतिम वस्तुएं हैं जो उत्पादन में सहायक होती हैं तथा आय सृजन यानी कि इनकम को क्रिएट करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कि किसी चीज़ को आप मतलब कोई भी आमदनी
आपके पास पूंजी है, उस पूंजी को आपने लगाया और उससे आप क्या करते हो, किसके लिए करते हैं, आमदनी को जनरेट के लिए। जैसे एक दुकान में आप सामान खरीद के रखते हो तो किस लिए रखते हो, तो उससे कमाने के लिए। यह उत्पादक की पूंजीगत परिसंपत्ति में वृद्धि करती है, यानी कि उत्पादक की जो पहले से संपत्ति होती है, जो उसकी कैपिटल है, मतलब पूंजी है, उसमें क्या करती है, वृद्धि करती है। अंतिम वस्तुओं के बारे में हमने अभी जाना कि वे सभी वस्तुएं जो उपभोग या निवेश के लिए ही उपलब्ध होती है, यानी कि ये फिर से बेचा नहीं जाता और ना ही इसमें मूल्य वृद्धि होती है। यानी कि अगर 10 रुपये की बिस्किट है तो 10 रुपये ही रहेगी, और यदि आप 9 रुपये में खरीदते हो, 10 रुपये में बेचते हो, तो तब वो अंतिम यानी ये होंगी, वो क्या होंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी। इस तरीके से आप मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में भी जान गए हैं। फिर भी हम इसकी परिभाषा थोड़ी जानते हैं क्या होती है। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में जानते हैं, तो ये ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनकी एक ही वर्ष में पुनः बिक्री की जा सकती है या अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, जिनका रूपांतरण संभव है। यह प्रत्यक्ष रूप से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। उत्पादक द्वारा प्रयोग की गई सेवाएं, जैसे वकील की सेवाएं, कच्चे माल का उपयोग, ये सारी क्या है, मध्यवर्ती वस्तुओं के श्रेणी में आता है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। जैसे कि बिस्किट की का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अभी बिस्किट की ही मैंने बात शुरू की थी। तो बिस्किट में जैसे कि क्रीम की आवश्यकता होती है, या फिर आप देखिए गेहूं की आवश्यकता होती है, चीनी की आवश्यकता होती है, और सोडा, मीठे सोडे की आवश्यकता होती है। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। यानी कि मान लीजिए, अब इसको समझिए थोड़ा, इसको पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक का मतलब जैसे कि आपके पास 10 मशीनें हैं और 10 मशीनों से आपने क्या कर दिया, अगले साल 2 मशीनें और खरीद ली। तो 2 मशीन आप जो खरीद रहे हो, तो वही क्या है कि स्टॉक में वृद्धि हो गई, और यही आपका क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। और इसी को हम कहते हैं पूंजी का निर्माण या विनियोग। अब जानते हैं मूल्य ह्रास क्या होता है। अब जैसे कि इस सब से ही पता चलता है, मूल्य मतलब कीमत या वैल्यू, और ह्रास मतलब कमी आना। यानी कि सामान्य टूट फूट या अप्रचलन के कारण, अप्रचलन यानी कि आउटडेटेड हो जाता है। जैसे कि कोई मशीन अगर है, वो मशीन अगर आउटडेटेड हो गई, जैसे कपड़े वगैरह हैं कि अगर वो आउट फैशन हो जाता है, तो उसकी मार्केट में क्या हो जाती है, मांग कम हो जाती है। तो उसको बनाने वाली मशीन जो है, तो उसकी भी जाहिर सी बात है मांग कम हो गई, ख़त्म हो गई। तो उसी की बात कर रहे हैं कि सामान्य टोटफोट या अप्रचलन के कारण अचल संपत्ति, अचल मतलब जो चल, देखिए परिसंपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है चल और एक होती है अचल। चल का मतलब है जो कि टेम्पररी यूज़ के लिए होता है, ठीक है, जैसे धागे हो गए। और अचल मतलब जैसे जो कि कुछ समय के लिए होता है, कुछ वर्षों के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि मशीनें होती हैं। तो अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्य ह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। मूल्य ह्रास अस्थायी पूंजी के मूल्य को उसकी अनुमानित आयु मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि 20 वर्ष तक मशीन हमारी चलेगी, तो वो अनुमानित आयु हो गई, से भाग करके ज्ञात करते हैं। अब अस्थायी पूंजी मतलब जैसे कि 20 लाख की मशीन है और आप कि जो है ना 20 वर्ष चलेगी, तो 20 लाख, तो यानी कि इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मूल्य ह्रास होगा। अब आगे देखते हैं सकल निवेश, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, GI। सकल निवेश एक निश्चित समय अवधि में, चाहे वो मासिक हो सकता है, दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकती है, वार्षिक हो सकती है, 10 वर्ष के लिए हो सकती है, 5 वर्ष यह हो सकती है। तो
एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। यह सामान्यतः प्रति वर्ष ही नापा जाता है, प्रति वर्ष ही इसका आकलन किया जाता है, प्रति वर्ष इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है सकल निवेश में। निवल निवेश की बात अगर करेंगे, निवल यानी नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट में सीधी सी बात है कि सकल निवेश में से जब आप खिसावट यानी कि मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है आपका निवल निवेश। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाता है। शुद्ध वृद्धि, शुद्ध वृद्धि का मतलब होता है कि इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। अब जानते हैं अगली बात क्या है कि आय के चक्रीय प्रवाह। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं एवं साधन सेवाओं तथा मौद्रिक आय के सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसकी प्रकृति चक्रीय होती है क्योंकि न तो इसका कोई आरंभिक बिंदु है न ही कोई अंतिम बिंदु। वास्तविक प्रवाह उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं और साधन सेवाओं के प्रवाह को दर्शाता है। मौद्रिक प्रवाह उपभोग व्यय और साधन भुगतान के प्रवाह को दर्शाता है। अब जरा इसको हम समझते हैं क्या होता है, आखिर आय के चक्रीय प्रवाह क्या है। जैसे कोई लेबर है तो वो किसी न किसी कंपनी में काम करेगा और इस लेबर के आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होगी, मार्केट से होगी। अब देखिए लेबर ने क्या किया, कंपनी में काम किया और इस कंपनी ने क्या किया, इसके बदले में इन्हें कुछ मेहनताना दिया, पारिश्रमिक दिया यानी मजदूरी दिया। और ये मजदूरी जब दिया तो इसी इनकम को यानी कि इस आमदनी को जो कंपनी के द्वारा इन्हें मिली, इस इनकम को ये क्या करते हैं, तो ये मार्केट में अपनी आवश्यकता की वस्तु को खरीदने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये आवश्यकता की वस्तु क्या है कि इन्हीं कंपनी की बनी हुई होती है। तो ये कंपनी की बनी हुई चीज़ें जो होती है तो ये क्या हो गई कि यहाँ से फिर यहाँ पे आ गई और फिर ये इसी तरीके से ये सर्कल चलते रहता है। यानी कि कंपनी का पैसा लेबर के पास और लेबर का पैसा मार्केट में यानी कि कंपनी के पास। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं चक्रीय बिंदु। क्योंकि इस चक्रीय बिंदु का मतलब ये होता है, अब ये कह सकते हो कि ऐसे भैया फिर वापस कैसे आएगा, ऐसे आएगा, नहीं आता है ऐसे, वापस ऐसे आता है इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं चक्रीय प्रवाह। स्टॉक एक ऐसी मात्रा यानी कि चर है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, जैसे राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति, मुद्रा की आपूर्ति आदि। जैसे प्रति वर्ष, प्रति माह। प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि में मापा जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे प्रति वर्ष के इस वर्ष की राष्ट्रीय आय इतनी रही, इस वर्ष निवेश हमने इतना किया, तो इस तरीके से। आर्थिक सीमा, यह सरकार द्वारा प्रशासित व भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, यह सरकार द्वारा प्रशासित व भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्ति, वस्तु व पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक सीमा। अब आगे जानते हैं आर्थिक सीमा क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो आर्थिक सीमा क्षेत्र में राजनीतिक, समुद्री व हवाई सीमा दोनों मालूम है। जैसे कि भारत की बात अगर करें तो भारत की जो, जैसे कि अब ये इस तरीके से नीचे दक्षिण का क्षेत्र है और उसके बाद आपका इस तरीके से ये जो है ना ऐसे ये वाला हो गया पश्चिमी छोर आपका, और फिर उसके बाद इधर जो है ना ये ऊपर में जम्मू कश्मीर उत्तर में हो गया, और फिर इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, और फिर इधर जो है ना आपका दक्षिणी छोर का हो गया। तो ये सारे, और साथ में यहाँ से 200 मील मतलब 200 किलोमीटर लगभग
के आसपास, यानी 200 किलोमीटर नहीं, 19.6 किलोमीटर समुद्री सीमा होती है। और हवाई सीमा जो होती है वो सारी आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मापी जाती है। विदेशों में स्थित दूतावास, जैसे कि भारत का जो है ना दूतावास और जगह रहता है, जैसे वाणिज्य दूतावास है, जैसे कि अमेरिका में है या फिर ब्रिटेन में है, और भी जगह है। सैनिक प्रतिष्ठान, राजनयिक भवन, ये सब क्या है, आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है जहाज तथा वायुयान, जो दो देशों के बीच आपसी सहमति से चलाए जाते हैं, वो भी आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व गैस निकालने वाले यान तथा तैरने वाले प्लेटफॉर्म जो देशवासियों द्वारा चलाए जाते हैं, ये समुद्र में होता है। अब इसके बाद आगे हम जानते हैं कि सामान्य निवासी कौन होते हैं। यानी कि सामान्य निवासी इकोनॉमिक्स में और पॉलिटी में, दोनों में अलग अलग इसका डेफिनेशन हो जाता है। तो सामान्य निवासी आपका इकोनॉमिक्स में उसे कहा जाता है, किसी देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति अथवा संस्था को माना जाता है जिसके आर्थिक हित उसी देश की आर्थिक सीमा में केंद्रित हो, जिसमें वह सामान्यतः 1 वर्ष से रहता है। यानी कि 1 वर्ष से पहले से अगर आप भारत में हैं और भारत में ही आप खरीद बिक्री कर रहे हैं और आप जो है ना वहाँ की मॉनेटरी टर्म को, यानी कि मौद्रिक क्षेत्र को आप प्रभावित कर रहे हैं, तो आप वहाँ के सामान्य निवासी कहलाएंगे। जैसे कि कोई अगर विदेशी 1 साल से, जैसे कि साउथ अफ्रीका के लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं, तो यहीं पे वो अपना सारा काम करते हैं और ये 1 साल से ऊपर हो गए तो वो भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। उत्पादन का मूल्य, उत्पादन का मूल्य एक उत्पादन इकाई द्वारा एक लेखा वर्ष सामान्यतः भारत में 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक होता है। तो एक उत्पादन इकाई द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य उत्पादन का मूल्य कहलाता है। यानी कि उत्पादन का मूल्य बराबर होता है बेची गई इकाई, जैसे कि 5 बेच रहे हो, 10 बेच रहे हो, 50 बेच रहे हो, उसकी बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस, अब प्लस होता है, प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ये कहलाता है आपका उत्पाद मूल्य। साधन आय, साधन आय क्या होती है, तो उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यम द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन की गई सेवाओं से प्राप्त आय साधन आय कहलाती है। जैसे वेतन व मजदूरी, किराया, ब्याज आदि। यानी कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, 4 हैं, श्रम, मजदूरी, भूमि, पूंजी और उद्यम। तो यहाँ से जो आपको आमदनी प्राप्त होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वो क्या कहलाता है, साधन आय कहलाती है। हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण यानी ट्रांसफरेबल पे होता है या एक पक्षीय भुगतान होता है जिनके बदले में कुछ नहीं मिलता है, बिना किसी उत्पादन सेवा के प्राप्त आय होता है ये। यानी कि इसमें आपने कुछ भी नहीं किया तब भी आपको आमदनी मिल रही है। जैसे कि वृद्धावस्था का पेंशन होता है, टैक्स है, छात्रवृत्ति है यानी कि स्कॉलरशिप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंतर्गत आता है, जैसे ब्याज वगैरह है, तो यह हस्तांतरण भुगतान है। अब पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ क्या होता है, तो पूंजीगत संपत्तियों तथा वित्तीय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि जो समय बीतने के साथ होती है वह क्रय मूल्य से अधिक होती है। यह संपत्ति की बिक्री के समय प्राप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी चीज़ बनाते हो, कोई बना रही है, आप उसमें जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो चीज़ जो बिकती है उसके बाद मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, लागत है, और आपकी जो सेल प्राइस है यानी कि जिस पे आपने बेचा है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही क्या कहलाता है, पूंजीगत लाभ। कर्मचारियों का पारिश्रमिक,
कर्मचारियों का पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब मेहनताना। श्रम साधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई साधन सेवाओं के लिए किया गया भुगतान नगर व वस्तु कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाता है। भुगतान चाहे वो नगर के करते हैं या वस्तु के लिए करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पारिश्रमिक कहलाता है। इसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, नियोजकों द्वारा यानी कि जो विभिन्न तरह के नियोजक होते हैं, जो जैसे प्लान वगैरह जो लगाने वाले होते हैं, उनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा में जो योगदान शामिल होता है। परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष क्या होता है? तो उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारियों का पारिश्रमिक भुगतान करने के पश्चात, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं, मान लीजिए कि किसी कंपनी में 500 कर्मचारी है। अब 500 कर्मचारी को वेतन देने के बाद जो बचा वही क्या कहलाएगा? परिचालन अधिशेष। यानी कि यह किराया, ब्याज और लाभ का कुल योग होता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे घरेलू समाहार और उसके आगे की बातें। तो अभी के लिए फिलहाल शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।